हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। हमारी आरएस परी 2023 है, उसकी टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसमें हमारा टेस्ट नंबर है आज का 60वां टेस्ट है वो रहने वाला है। ये टेस्ट सीरीज आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज के अगर टेस्ट के सिलेबस की बात करें कि कौन कौन से टॉपिक रहने वाले हैं आज की क्लास में, तो आज की क्लास में हमारे इंडियन पॉलिटी का जो टॉपिक है वो रहने वाला है संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। यानी आपका जो संघ लोक सेवा आयोग है यूपीएससी, उसमें आपके इससे संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। इसके हिस्ट्री से लेकर अब तक के हैं वो क्वेश्चन रहेंगे इसमें। दूसरा हमारे जो दो टॉपिक है वो दो टॉपिक है आपके राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के, राजस्थान है आर्ट एंड कल्चर के। और दो टॉपिक है, एक तो आपका रहेगा दुर्ग महल और दूसरा आपका टॉपिक रहेगा चित्रकला। दोनों के दोनों टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे क्वेश्चन है काफ़ी बार बनते हैं। दुर्ग का या महल का, किलों का अगर आपका टॉपिक के करें तो इसमें वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जैसे कोई स्टेटमेंट हो गया, किस दुर्ग के बारे में किसने बोला है। चित्रकला है तो वो भी आपके इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें हर बार एग्जाम में है वो 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं। तीनों टॉपिक आज हम अच्छे से क्लियर करेंगे ताकि बाद में इससे हमें अलग से पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के। इस क्लास के जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी पर प्रोवाइड करवाई जाती है। वहाँ पे पीडीएफ के अलावा जो करंट के फैक्ट होते इंपॉर्टेंट होते एग्जाम में आने लायक होते हैं वो, और साथ में और भी जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं या फिर क्वेश्चंस होते हैं वो मैं वहाँ आपको प्रोवाइड करवा देती हूँ। तो आप उसे भी ज्वाइन कर लेना ताकि आपके लिए स्टडी मटेरियल है वो आसानी से आपको प्रोवाइड किया जा सके। तो चलिए आज की क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। आपको क्लास है वो शुरू से लेकर लास्ट तक देखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो हमने अभी तक जितने भी ये टेस्ट कर रखे हैं, जैसे आज हमारा 60 टेस्ट है आज कंप्लीट हो जाएंगे, तो आपको इन टेस्ट को पीछे के जो टेस्ट है उनको भी आपको रिवाइज करना चाहिए। रिवाइज कैसे करोगे, हमारे टेलीग्राम चैनल से इनकी पीडीएफ है वो लेकर इनका एक बार है जैसे दिन में 1 या 2 आपके टेस्ट है वो रिवाइज कर लिए, तो ऐसे इनका भी पीछे का भी रिवाइज करते रहे ताकि आपको जो आपने पीछे पढ़ा है वो भी अच्छे से कवर रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना है जिस अधिनियम से हुई, किस अधिनियम से हुई। इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1892, काउंसिलिंग एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो आपका भारत शासन अधिनियम 1919 है, इसको और क्या बोलते हैं, इसे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका जो भारत शासन अधिनियम 1919 है उसके तहत है वो पहली बार भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। इससे पहले है जो आपके एग्जाम थे सिविल सेवा के लिए, जो भी प्रतियोगिता होती थी, जो भी एग्जाम होते थे वो भारत और भारत के लिए भी होते तो वो भी कहाँ होते थे, इंग्लैंड में होते थे। लेकिन जब ये भारत शासन अधिनियम 1919 हुआ उसके बाद जो ये सिविल सेवाएं थी, सिविल सेवा के जो भी एग्जाम थे वो इंग्लैंड के साथ साथ भारत में भी होने लगे। पहली बार जब सिविल सेवा की परीक्षा एक साथ है लंदन और भारत में कहाँ पर, इलाहाबाद, भारत में कहाँ पर, इलाहाबाद। और ये कब हुई थी, ये हुई थी 1922 में, 1922 में हुई थी। इससे पहले जब ये 1855 से 1921 तक जो भी सिविल परीक्षा होती थी वो लंदन में ही होती थी, लेकिन 1922 में पहली बार है वो सिविल सेवा की परीक्षा लंदन में और इलाहाबाद में साथ हुई थी। जो भारत शासन अधिनियम है 1919 से, उसके द्वारा सिविल सेवाओं को काफ़ी अच्छे से व्यवस्थित रूप है वो प्रदान किया गया था। इसमें जो केंद्रीय सेवाएं हैं उनके नाम से, और इन सेवाओं में जो नियुक्ति है, जो इसमें 3 प्रकार की सेवाएं होती थी। एक तो केंद्रीय सेवाएं होती थी जिनकी नियुक्ति है वो गवर्नर जनरल के द्वारा की जाती थी। एक है जो इंपीरियल सेवाओं को अखिल भारतीय सेवाओं का नाम दिया गया था। कौन सी, इंपीरियल सेवाएं हैं उनको अखिल भारतीय सेवाओं के नाम से उनको नाम दिया गया था। जो इनकी जो नियुक्ति है वो कौन करता था, भारत मंत्री करता था। और तीसरी फिर कौन सी होगी, प्रांतीय हो गई। तीसरी कौन सी होगी, प्रांतीय सेवाएं होगी जिनकी नियुक्ति है वो अपने अपने प्रांतों के अनुसार है वो की जाती थी। अभी भी वही है, जैसे हमारी अखिल भारतीय सेवाएं हैं, ऑल इंडिया
सर्विसेज हैं वो भी 3 प्रकार की हैं, जैसे IAS, IPS और वन सेवा। तो इसी प्रकार पहले भी 3 होती थी। 3 कौन कौन सी होती थी आपकी? एक तो ये हो गई केंद्रीय सेवाएं हो गई, दूसरी आपकी जो ये इंपीरियल सेवाएं उनको अखिल भारतीय सेवाएं कहा जाने लगा, ये हो गई, तीसरी प्रांतीय सेवाएं होगी। जो सबसे पहले जो ली आयोग था उसके सुझाव पर पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना है वो केंद्रीय लोक सेवा आयोग के रूप में 1926 में की गई थी। कब की गई थी? 1926 में की गई थी। उस टाइम इसमें एक अध्यक्ष होता था और 4 सदस्य होते थे। अगर आपसे पूछ ले कि जब 1926 में इसकी स्थापना की गई थी तो उस समय पहला अध्यक्ष कौन था, तो पहले अध्यक्ष थे आपके सर रोज बारकर, ये इसके पहले अध्यक्ष थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 था, 1935 था। इसके तहत है, इसका फिर नाम बदलकर है वो संघीय लोक सेवा आयोग कर दिया। फिर 26 जनवरी 1950 में है इसको जो भारतीय संविधान हमारा लागू हुआ उस टाइम लोक सेवा आयोग का नाम बदल कर है फिर संघ लोक सेवा आयोग है कर दिया गया, यानी UPSC कर दिया गया। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपकी UPSC से रिलेटेड थी, पहले की थी, तो मैंने आपको एक बार रिकॉल करवाई है ताकि आपको अच्छे से याद रहे, आपको एक इमेज सी बने कि हाँ इस प्रकार है ये जो चीज़ें हैं ये आगे बढ़ी, इस प्रकार इन आयोग की है वो स्थापना हुई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है C हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। भारत के संघ लोक सेवा आयोग के लिए निम्न में से कौन सही है? यह राज्य लोक सेवा आयोग का निरीक्षण करता है? नहीं। इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं है? बिल्कुल सही। इसके सारे सदस्य राज्य लोक सेवा आयोग से लिए जाते? नहीं। यह राज्य लोक सेवा आयोगों को वार्षिक दिशा निर्देश भेजता है? नहीं। जो भारत का संघ लोक सेवा आयोग है उसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं है। तो जो राइट आंसर होगा ऑप्शन है B हो जाएगा। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? 315, 316, 317 और 318। इसका जो राइट आंसर होगा वो तो होगा आपका ऑप्शन है C, अनुच्छेद आपका 317। लेकिन हमें चारों अनुच्छेद इनके बारे में एक बार है अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं। जो आपका लोक सेवा आयोग है, लोक सेवा आयोग पब्लिक सर्विस कमीशन, ये आपके अनुच्छेद 315 से कहाँ तक है? 315 से 323 में है। अगर हम 315 की बात करें तो अनुच्छेद जो संविधान का अनुच्छेद है 315 उसके तहत लोक सेवा आयोग के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है कि जो संघ सरकार है, संघ सरकार के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC है वो, और प्रत्येक राज्य के लिए जो राज्य लोक सेवा आयोग है, राज्य लोक सेवा आयोग यानी आपका स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये होगा। ये अगर 2 या 2 से अधिक राज्य वो चाहें कि उनके लिए भी एक ही आपका संयुक्त लोक सेवा आयोग हो तो संसद है वो विधि द्वारा वो संयुक्त लोक सेवा आयोग का भी प्रावधान कर सकती है। लेकिन इसके लिए जो प्रत्येक संबंधित राज्य होगा उसके विधानमंडल है वो इस आशय का संकल्प है वो पारित करेंगे। फिर उसके बाद है वो किसी राज्य का जो राज्यपाल है उसके अनुरोध पर और राष्ट्रपति है उसकी पूर्वानुमति पर, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से जो संघ लोक सेवा आयोग है उस राज्य के लिए कार्य कर सकेगा। तो ये चीज़ें तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है कि आपका अनुच्छेद 315 है उसके अंदर लोक सेवा आयोग के गठन के बारे में, इसके द्वारा जो संघ सरकार के लिए तो संघ लोक सेवा आयोग हो गया, राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक बनवाना हो तो उसके लिए है। ये सब किस में प्रावधान किए गए हैं? 315 में किए गए हैं। अब हम बात करें 316 की। जो 316 है उसमें सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि दी हुई है। सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि है वो किस में दी गई है? अनुच्छेद 316 में दी गई है। जो सदस्यों की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है और जो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, राज्यपाल है वो करता है। जो संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष हो गया और उसके सदस्य हो गए उनके तो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष जो भी पहले हो जाए, और जो राज्य लोक सेवा आयोग होता है उसके और साथ में जो संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होते हैं राज्य लोक आयोग, और जो 2 या 2 से अधिक के जो संयुक्त लोक सेवा आयोग होते हैं उनके सदस्य, उनकी पदावधि है वो कितनी होती है? 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष जो भी पहले हो जाए।
ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये किस में है? ये आपके अनुच्छेद 316 में है। और जो एक बात याद रखना कि किसी भी लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य है वो अपनी पदावधि की समाप्ति पर है वो पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र है, वो नहीं हो सकता। और जो ये राज्य लोक सेवा आयोग होते हैं वो तो राज्यपाल को, और जो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति को कभी भी अपना त्यागपत्र है वो दे सकते हैं। बाकी रहा 317 में क्या है? सदस्यों को हटाना या फिर उनको निलंबित करना। 318 की बात करें तो 318 में क्या है? 318 में जो राष्ट्रपति द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों व कर्मचारियों की संख्या है वो और सेवा शर्तें और राज्यपाल द्वारा है वो अवधारित की जाती है। ये चीज़ें किस में है? ये आपके अनुच्छेद 318 में है। सिंपल वे में बताऊं तो 318 में ये दिया हुआ है कि जो आपका संघ लोक सेवा आयोग है वो और जो संयुक्त लोक सेवा आयोग यानी 2 राज्यों से मिलकर या 2 या से अधिक राज्यों से मिलकर जो सदस्य और कर्मचारी होते हैं उनकी जो भी संख्या होती है या सेवा शर्तें होती है वो तो कौन है? राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे, राष्ट्रपति। और जो भी राज्य लोक सेवा आयोग होते हैं उनके सदस्य और कर्मचारियों की संख्या और सेवा शर्तें वो राज्यपाल है वो निर्धारित करेंगे। ये दिया हुआ है अनुच्छेद 318 में। तो मैंने चारों के चारों बता दिए। आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग और अध्यक्ष राज्य लोक सेवा आयोग। मैंने अच्छे से अभी आपको समझाया कि नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा कि अनुच्छेद आपका जो 316 है, अनुच्छेद 316 है उसके तहत जो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य हो गए, उसके कर्मचारी हो गए, उनकी नियुक्ति है वो राज्यपाल करता है। और जो संघ लोक सेवा है उनकी नियुक्ति है कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन। किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्य को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष और भारत के राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी। अब हम देख लेंगे कि जब हम जो राज्य लोक सेवा आयोग है या फिर जो संघ लोक सेवा आयोग है उनके बारे में पढ़ते हैं तो या तो राष्ट्रपति या राज्यपाल को पढ़ते हैं, तो इन तीनों का तो कुछ रोल ही नहीं होगा। तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी, भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस मामले में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया जाता? सिविल सेवा के लिए भर्ती की पद्धति पर, सिविल सेवाओं की नियुक्ति में अनुसरण लिए जाने वाले सिद्धांतों पर, सिविल सेवाओं में पदोन्नति एवं एक सेवा से दूसरी सेवा में अंतरण के लिए अनुसरण लिए जाने वाले सिद्धांतों पर, या फिर सिविल सेवाओं का स्थानांतरण पर। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है डी। सिविल सेवाओं का जो स्थानांतरण होता है उस पर राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया जाता। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सही है? संघ लोक सेवा आयोग एक नियामक संगठन है, वैधानिक संगठन है, संसदीय अध्यादेश से स्थापित है और संवैधानिक संगठन है। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ये एक संवैधानिक संगठन है। राइट आंसर ऑप्शन डी। इस प्रकार के क्वेश्चन है वो काफी बार एग्जाम में आते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, जो संघ लोक सेवा आयोग है वो एक संवैधानिक संगठन है। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन। सूची फर्स्ट है उसमें संस्थान दे रखे हैं और सूची सेकंड में वो अनुच्छेद दे रखे हैं, हमें इनका मिलान करना है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग, प्रशासनिक अधिकरण, संघ लोक सेवा आयोग। तो सबसे पहले तो हम वो पढ़ेंगे जिसका हमने अभी अभी देखा है। तो डी में हमारा क्या आ जाएगा कि संघ लोक सेवा आयोग वो किसमें? अनुच्छेद 315 में है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक देखें तो वो अनुच्छेद 148 में। वित्त आयोग की बात करें तो वित्त आयोग किस में है? वित्त आयोग है आपके अनुच्छेद 280 में। और प्रशासनिक अधिकरण की बात करें तो वो किस में? अनुच्छेद 323 ए में। तो आपके ए में आ जाएगा थर्ड, बी में 2, सी में 4th और डी में आपका फर्स्ट आ जाएगा। नीचे जो कूट दिया हुआ होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े अगला क्वेश्चन।
किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग है वो मीरान साहब की दरगाह कहलाता है। ये हमारे राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का फर्स्ट एक टॉपिक जो मैंने बताया कि 2 करवाऊंगे, उसमें से फर्स्ट टॉपिक आपका स्टार्ट हो गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, अगर आप इनको भी कवर कर लेते हैं तो आपकी अच्छे से प्रैक्टिस है वो हो जाएगी। किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह कहलाता है? रणथंभौर दुर्ग, तारागढ़ अजमेर, तारागढ़ बूंदी और जूनागढ़ जो कि बीकानेर में है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो तारागढ़ है जो अजमेर में स्थित है उसमें है वो मीरान साहब की दरगाह स्थित है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब जो तारागढ़ एक तो अजमेर में है एक बूंदी में, इन दोनों में से काफी बार है वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो दोनों को ही, जो तारागढ़ है उसके नाम से जाना जाता है, आपके बूंदी का किला भी है और अजमेर का किला भी है। अगर आपसे पूछ ले कि जो बूंदी का तारागढ़ दुर्ग है उसका निर्माण है वो किसने करवाया, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है। तो इसका जो निर्माण है वो बर सिंह ने करवाया था, बर सिंह ने है वो करवाया था। इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से इसे याद कर लेना। बूंदी में जो तारागढ़ दुर्ग है उसका निर्माण है वो किसने करवाया था, बर सिंह ने करवाया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। सांझा के बेटे दारा सिकोह का जन्म है वो राजस्थान के किस दुर्ग में हुआ था? तारागढ़ दुर्ग अजमेर में, तारागढ़ दुर्ग बूंदी में, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में और सिवाना दुर्ग है वो जालोर में। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, तारागढ़ दुर्ग अजमेर में है, वो सांझा के बेटे दारा सिकोह का जन्म में हुआ था। तो ये जो इंपॉर्टेंट है, कई बार है वो आपको सीधे ही दुर्गों के नाम पूछ लिए जाते हैं कि किस दुर्ग को किस नाम से जाना जाता है और वो दुर्ग है वो कहाँ है। जैसे तारागढ़ दुर्ग अजमेर और बूंदी में है, मेहरानगढ़ जोधपुर में है और सिवाना दुर्ग है वो जालोर में है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली है, ये क्या चीजें हैं? तारागढ़ अजमेर की प्राचीनर की विशाल बुर्जों का नाम है। जो तारागढ़ अजमेर जो दुर्ग है उसकी प्राचीन जो विशाल बुर्जें हैं उनका नाम है। मारवाड़ की लोक परंपरा में जातियों के गोत्रों के नाम हैं। मेवाड़ आंचलिक में स्त्रियों के पहनावे के नाम है और राजस्थानी खान पान की विधियों के नाम है। अब आपको पता है कि मैं आपको दुर्ग का टॉपिक करवा रही हूँ, यानी किलों का करवा रही हूँ, तो आप फटाक से आंसर बता दोगे कि इसका आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में आपको नहीं पता होता कि उन्होंने आपसे दुर्गों से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है या फिर लोक परंपरा में जातियों से क्वेश्चन पूछा है, स्त्रियों के पहनावे से पूछा है, खान पान से क्वेश्चन पूछा है, किस चीज से पूछा है वो वहां पे नहीं पता होता, इसलिए वहां पे मिक्स हो जाता है और ऐसे क्वेश्चंस हैं वो गलत हो जाते हैं। इसमें तो हमें पता है कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैं आपको दुर्ग महल किले से रिलेटेड आज क्वेश्चन करवाऊंगी, तो हम फटाक से आंसर कर दे कि ऑप्शन है ए होगा। तो लेकिन इन चीजों को हमें अच्छे से ध्यान रखना है, वहां पर मिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर बार एग्जाम में एक क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें ऐसे क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाते हैं। घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा और इमली है वो तारागढ़ अजमेर का जो दुर्ग है उसकी प्राचीन विशाल बुर्जों के नाम है। राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े अगला क्वेश्चन। ये महल मानव नहीं प्रेतों द्वारा बनाए गए लगते हैं, ये कथन रुडयार्ड किपलिंग द्वारा किस दुर्ग या महल के बारे में कहा गया है? तारागढ़ अजमेर के बारे में, बूंदी दुर्ग के बारे में, जूनागढ़ बीकानेर के बारे में और लोहागढ़ भरतपुर के बारे में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बूंदी दुर्ग के बारे में ये कहा गया है। अब इससे क्वेश्चन 2 बन सकते हैं। पहला तो ये कि ये कथन है वो किसका है, तो ये रुडयार्ड किपलिंग का कथन है। दूसरा किसके बारे में है, बूंदी दुर्ग के बारे में है। या फिर आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बूंदी दुर्ग के बारे में रुडयार्ड किपलिंग का कौन सा कथन है, उसमें एक ये हो जाएगा और 3-4 है वो अलग से दे देंगे जो इसमें मिक्स होने वाले होंगे। तो इस प्रकार भी क्वेश्चन है एग्जाम में पुटअप कर दिए जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसने सिवाना के किले का निर्माण करवाया था? वीर नारायण, धारावर्ष, सातल देव और अखेराज। जो सिवाना दुर्ग है वो सबसे पहले बात है तो कहाँ पे है? जो सिवाना का दुर्ग है वो है बाड़मेर में, बाड़मेर में। और इसका जो निर्माण है वो करवाया था वीर नारायण ने। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। दोनों चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। इसके बारे में एक और भी ये भी बोला जाता है, जो अलाउद्दीन खिलजी थे उसने जो सिवाना का दुर्ग उसको जीत लिया था, उसका फिर बाद में नाम रखा था वो क्या रखा था? खीराबाद।
तो ये भी पूछा जा सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग का नाम है क्या रख दिया था, तो ऑप्शन में आ जाएगा खिजराबाद, खेराबाद या सुल्तानपुर, फिरोजाबाद, ऐसे पूछेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा खेराबाद। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन, किस शासक ने बूंदी में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था? अभी मैंने पीछे आपको बताया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बरसिंह ने। राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खेराबाद रखा था? देखिए ये आ गया, मैंने अभी आपको बताया था, रणथंभौर, अचलगढ़, सिवाना और आमेर। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सिवाना दुर्ग जो कि कहाँ पे, बाड़मेर में है, उसका नाम है वो अलाउद्दीन खिलजी ने रखा था खेराबाद। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े अगला क्वेश्चन, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण है वो किसने करवाया था? राव मालदेव ने, राव चंद्रसेन ने, राव जोधा ने और राव सिंहा ने। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, राव जोधा ने। तो मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण है राव जोधा ने करवाया था। इससे क्वेश्चन और ये भी बन सकता है कि जो मेहरानगढ़ दुर्ग है उसे क्या बोला जाता है, तो उसे मयूर ध्वजगढ़ भी बोला जाता है, ध्वजगढ़ भी बोला जाता है। और ये जो है ये लाल पत्थरों से निर्मित है, लाल पत्थरों से निर्मित है। पूछ ले किस पहाड़ी पर है, तो ये चिड़ियाटूक पहाड़ी पर स्थित है, चिड़ियाटूक पहाड़ी पर। तो ये 3-4 क्वेश्चन है, इससे पूछे जा सकते हैं, लेकिन हमें पता होता है तब हमें इजी लगते हैं, लेकिन जिस टाइम हमारे दिमाग में नहीं आता तो वो इजी क्वेश्चंस भी है वो गलत हो जाते हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में स्थित है, मयूर ध्वजगढ़ भी कहलाता है, लाल पत्थरों से निर्मित है, चिड़ियाटूक पहाड़ी पर निर्मित है, निर्माण राव जोधा के द्वारा करवाया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े, गुब्बारा, नुसरत, नागपली और गजक नाम है किस चीज के? मेवाड़ में प्रचलित राजस्व वसूली करों के नाम, मेवाड़ में प्रचलित क्षेत्रीय मिठाई के नाम, जोधपुर दुर्ग के तोपों के नाम और मारवाड़ के ठिकानों के वस्त्रों के नाम। तो हमारा जो राइट आंसर, हमें पता है कि हम दुर्गों से कर रहे हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन अगर वास्तव में इस क्वेश्चन को देखें तो काफ़ी उलझाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि उस टाइम हमारे दिमाग में ये चीज़ नहीं आती। राजस्व वसूली के कर भी घूमेंगे, मिठाइयाँ भी घूमेंगी, तोप भी घूमेंगे और वस्त्रों के नाम भी हमारे माइंड में घूमेंगे। तो इसलिए बोलती हूँ कि पहले से इनको अच्छे से कवर कर ले। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े अगला क्वेश्चन, वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की किंतु उसे जीतने में असफल रहा? लोहागढ़ भरतपुर, बाला किला अलवर, मांडलगढ़ भीलवाड़ा, अचलगढ़ आबू। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, लोहागढ़ भरतपुर। तो लोहागढ़ का दुर्ग कहाँ पे है? भरतपुर में है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इससे एक क्वेश्चन ये भी आता है, इनकी पूछ लिया जाता है कि जो भीमलाट विजय स्तंभ है, भीमलाट विजय स्तंभ वो कहाँ स्थित है? स्तंभ है वो कहाँ स्थित है? तो वो लोहागढ़ भरतपुर में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जिले में भीमलाट विजय स्तंभ स्थित है? तो ये हमारा राइट हो ही जाएगा ऑप्शन बी, भरतपुर में स्थित है। आगे बढ़े अगला क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ को माना जाता है, क्या कहा जाता है? स्तंभों का स्मारक, आदिनाथ का स्मारक, हिंदुओं का स्मारक और प्रशस्तियों का स्मारक। तो जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, आदिनाथ स्मारक। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ है उसको आदिनाथ का स्मारक बोला जाता है। एक आपसे पूछा जा सकता है कि जो जैन विजय स्तंभ है, जैन विजय स्तंभ वो कहाँ स्थित है? तो वो आप याद रखना, वो भी चित्तौड़गढ़ में स्थित है, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कीर्ति स्तंभ, जैन विजय स्तंभ दोनों अलग अलग है, दोनों कहाँ पे स्थित हैं? आपके चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़े हमारा अगला क्वेश्चन, शिला देवी का मंदिर निम्नलिखित में से किस किले में अवस्थित है? अचलगढ़, कुंभलगढ़, आमेर और मेहरानगढ़। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा ऑप्शन है सी, आमेर के किले में है वो शिला देवी का मंदिर है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े अगला क्वेश्चन, राजपूत वास्तुकला का निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक है वो कछवा या कुशवा शासकों की प्राचीन राजधानी था? आमेर दुर्ग, जिंजी दुर्ग,
सिकंदरा दुर्ग और भद्र दुर्ग। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए आमेर दुर्ग। कौन सा? ऑप्शन ए आमेर दुर्ग। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। बसंती नामक किले का निर्माण है वो करवाया था राणा प्रताप ने, राणा कुंभा ने, महारावल तेज सिंह ने और बिसल देव ने। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राणा कुंभा ने। इनके कई ऐसे दुर्ग हैं जिनके 5-6 के नाम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैसे बसंती नामक किला हो गया, इनके द्वारा है वो कितने और किलों का निर्माण करवाया जाता, तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जब आप इस टॉपिक को कवर करें तो राणा कुंभा ने जिन जिन दुर्ग का निर्माण करवाया था उनको एक बार रिकॉल कर लेना। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़े, अपना अगला क्वेश्चन। ईगल की पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा किला है वो स्थित है? जयगढ़, चित्तौड़गढ़, सोंगरगढ़ और मांडलगढ़। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए जयगढ़। जयगढ़ किला है वो ईगल की पहाड़ी पर स्थित है। इसी प्रकार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, जैसे वेलोर है वो किसे बोला जाता है? वेलोर है वो कौन सा दुर्ग है? वो वेलोर कहलाता है। तो जो बेंसरोडगढ़ दुर्ग है उसे वेलोर कहा जाता है, बेंसरोडगढ़। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? विजय स्तंभ है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा। कीर्ति स्तंभ भी पढ़ा था। कुंभा महल भी है। मोती महल है, ये नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मोती महल कहाँ पे है? भरतपुर में है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है इसका निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण तो आपको बताना है चित्रांग मौर्य ने। चित्रांग मौर्य ने, ये क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। और आपसे क्या पूछा जा सकता है कि जो आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग है या फिर किला है वो किस पठार पर स्थित है? तो आपको याद रखना है ये मेसा पठार पर है। कहाँ पर? मेसा पठार पर है वो स्थित है। तो ऐसे क्वेश्चन भी कई बार पूछ ले तो हमारे सारे क्लियर होने चाहिए। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़े, अपना अगला क्वेश्चन। गीत गोविंद सार का संबंध निम्न में से किस चित्रशैली से है? मारवाड़, किशनगढ़, मेवाड़ और ढूंढाड़। ये जो हमारे क्वेश्चन है, अब चित्र शैली जो टॉपिक है, चित्रकला टॉपिक है, उससे रिलेटेड है। इसमें हमारे इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन है आज हम पूरे कवर करेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेवाड़। गीत गोविंद सार का संबंध है वो मेवाड़ चित्रशैली से है, या फिर इसे गीत गोविंद भी बोल देते हैं, गीत गोविंद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन। गुलाम अली, बलदेव, सालिग्राम और राम गोपाल चित्रकार है वो राजस्थान की किस शैली से संबंधित है? आप ये तो आप एक साइड लिख लेना कि ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। जो भी चित्रकार होते हैं वो एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो जिन जिन चित्र शैलियों के मैं यहाँ पे आपको चित्रकार बताऊं इन्हें एक साइड में आप नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये तो बार बार पूछे जाते। अगर आपसे हो तो सारों की याद कर लेना, लेकिन जितने मैं यहाँ क्वेश्चन लेके आई हूँ उनके तो आपको अच्छे से याद करने ही करने हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अलवर, बूंदी, बीकानेर और कोटा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अलवर चित्रशैली के गुलाम अली, बलदेव, सालिग्राम और राम गोपाल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े, अपना अगला क्वेश्चन। मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित रचना है? बनीठनी किशनगढ़ से संबंधित है, विलावत रागिनी, ज्योतिष रत्नाकर और गीत गोविंद। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गीत गोविंद। एक आपसे पूछा जा सकता है कि जो साहिबदीन है, साहिबदीन काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है कि साहिबदीन है चित्रकार, वो किस चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? तो ये आपकी मेवाड़ चित्रशैली से संबंधित है। मेवाड़ से इंपॉर्टेंट है। साहिबदीन को काफ़ी बार पूछा जाता है, तो आप ये भी नोट डाउन कर लेना। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। अलवर चित्रशैली के वे कौन से कलाकार थे जिन्होंने महाराजा मंगल सिंह के समय हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्र बनाए थे? राम गोपाल और जगमोहन, मूलचंद और उदयराम, जमुनादास और सालिग्राम, नंदराम और शिवदान सिंह। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। मूलचंद और उदयराम थे जिन्होंने महाराजा मंगल सिंह के समय हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्र बनाए थे। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। चित्रकला के जो भी मैं आज क्वेश्चन लेके आई हूँ वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे
काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। वर्ष 1628 में मेवाड़ के रागमाला चित्रांकन को किसने चित्रित किया था? साहिबदीन ने, सफ़ी मोहम्मद ने, श्री रंगधर ने और बिशनदास ने। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, साहिबदीन ने। राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। राजस्थान के कौन से श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्ण चित्रकला पर आधारित प्राचीन संग्रह है? मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और ढूंढाड़। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, मेवाड़। और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसी से? एक तो ये आ गया कि राजस्थान की कौन सी चित्र शैली से है, तो ये मेवाड़ से है। इसी में पूछा जा सकता है कि जो आपको श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्ण जो ग्रंथ है वो किसके राजकाल में चित्रित ग्रंथ है, मतलब किसके राजकाल में ये हुआ था? तो आपका राइट आंसर होगा तेज सिंह। तो इसे भी याद रखना, किस शैली का है? मेवाड़ शैली का है। किसके काल का है? तो तेज सिंह के काल का है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। चावंड शैली के प्रसिद्ध चितेरे नसीरुद्दीन या निसारुद्दीन रागमाला का चित्रण किस शासक के संरक्षण में किया था? महाराणा प्रताप, करण सिंह, अमर सिंह प्रथम और जगत सिंह प्रथम। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, अमर सिंह प्रथम। एक चावंड शैली है, उसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो चावंड शैली की चित्रकला है वो किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? किसके शासनकाल में है वो प्रारंभ हुई थी? तो आपका राइट आंसर होगा महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप है, उनके शासनकाल में ये स्टार्ट हुई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। पिछवाई चित्रांकन किस चित्र शैली से संबंधित है? किशनगढ़ शैली से, बूंदी शैली से, ढूंढाड़ शैली से और नाथद्वारा शैली से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी, नाथद्वारा शैली से। अब नाथद्वारा शैली से और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? आपसे पूछ लेगा कि नाथद्वारा शैली की पेंटिंग्स है वो सामान्यतः कहाँ, उनको क्या बोला जाता है? तो उनको बोला जाता है पिछवाइयाँ। ये हो गया। फिर बोले कि पिछवाई चित्रांकन है वो किस चित्र शैली से संबंधित है? नाथद्वारा शैली से। या फिर आपको पूछ ले कि जो पिछवाई कलाकृति होती है उसमें किसके चित्र है वो उदित किए जाते हैं? तो उसमें किसके हैं? जो भगवान कृष्ण हैं उनके जन्म से संबंधित, भगवान कृष्ण के जन्म से संबंधित। तो इससे आपको घुमा फिरा के 2-3 क्वेश्चन इस प्रकार बन सकते हैं जो अभी मैंने आपको बताई। राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र था? बीकानेर, जयपुर, बूंदी और जैसलमेर। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, बूंदी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। प्रसिद्ध चित्रशाला किसके गढ़ राजप्रसाद में स्थित है? बूंदी, आमेर, बीकानेर और जोधपुर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, बूंदी। जो चित्रशाला है वो बूंदी के दुर्गमालया गढ़ में स्थित है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो बूंदी का गढ़ पैलेस है उसमें चित्रशाला का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप बताना। महाराव उमेद सिंह ने। महाराव उमेद सिंह ने। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर आपसे पूछ ले निर्माण किसने करवाया था तो महाराव उमेद सिंह ने करवाया था। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। पशु पक्षियों को किस चित्रण शैली में विशेष स्थान है वो मिला है? नाथद्वारा में, बूंदी में, किशनगढ़ में और अलवर में। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, बूंदी चित्र शैली है उसमें पशु पक्षियों का चित्रण है वो काफ़ी अच्छे से किया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़े, अपना अगला क्वेश्चन। राजस्थान के किस उपशैली में शिकार दृश्य वो चित्रण है वो श्रेष्ठ समझे जाते हैं? ढूंढाड़, मारवाड़, कोटा और नाथद्वारा। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन है सी। इसी क्वेश्चन को एक और रूप से भी बोला जा सकता है। अगर आपसे पूछ ले कि जो कोटा चित्र शैली है उसकी विषय वस्तु क्या है, उसकी विषय वस्तु क्या है, तो आप बता सकते हैं शिकार के दृश्य। क्या? शिकार के दृश्य। तो जिस हिसाब से भी आपसे क्वेश्चन पूछे बस आपका राइट होना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन।
जमुनादास, छोटेलाल, बक्साराम व नंदलाल चित्रकला के किस शैली से संबंध है? मारवाड़ शैली से, झालावाड़, अलवर या फिर बीकानेर शैली? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अलवर शैली। किससे? अलवर शैली से संबंधित है। मैंने आपको अलवर शैली से बता दिया जमुनादास, छोटेलाल, बक्साराम और नंदलाल। इसके अलावा मैंने और कौन से बताए थे? गुलाम अली। गुलाम अली जो अलवर शैली है उसके चित्रकार वेरी इंपॉर्टेंट है। बलदेव, बलदेव, शालिग्राम या शालिग्राम, शालिग्राम, इसे शालिग्राम भी बोलते हैं, या राम गोपाल, राम गोपाल। और इससे संबंधित जमुनादास हो गए, छोटेलाल हो गए, बक्साराम हो गए, नंदलाल भी है और इससे नंदराम भी आता है, नंदराम। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, आप एक साइड नोट डाउन कर लेना। अलवर शैली की जो भी चित्रकार है वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। रामलाल, अजी रजा व हसन जैसे विख्यात चित्रकारों का त्रिगुट है वो किस चित्र शैली से संबंधित है? मारवाड़, बूंदी, अलवर और बीकानेर। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, बीकानेर शैली से। रामलाल, अजी रजा और हसन जैसे विख्यात चित्रकार है वो बीकानेर शैली के रहे हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़े, अपना अगला क्वेश्चन। कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्र शैली का उत्कृष्ट काल है वो माना जाता है, यानी स्वर्ण काल माना जाता है? महाराव शत्रुसाल सिंह प्रथम, महाराव किशोर सिंह, महाराव उमेद सिंह प्रथम और महाराव शत्रुसाल सिंह द्वितीय। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, महाराव उमेद सिंह प्रथम है। उनके काल को कोटा शैली का स्वर्ण काल है वो माना जाता है। कोटा शैली की जो मैंने विषय वस्तु आपको बताई थी किसके? शिकार के दृश्य है, शिकार के दृश्य है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है वो जयपुर चित्रशैली की चित्रकला में नहीं है? पोथी चित्रण, आदमकद व्यक्ति के चित्र, लघु चित्रण और सेल चित्र। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, सेल चित्र है वो जयपुर शैली की चित्रकला में नहीं आते। बाकी पोथी चित्रण हो गया, आदमकद व्यक्ति चित्र यानी जो पोर्ट्रेट बनाए जाते हैं, लघु चित्रण हो गया, ये जयपुर चित्र शैली की विशेषताएं हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल है वो किस शासक के काल को माना जाता है? स्वाई जय सिंह, स्वाई ईश्वरी सिंह, स्वाई मान सिंह और स्वाई प्रताप सिंह। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, प्रताप सिंह है, उनके शासनकाल को जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। आगे बढ़े, अपना अगला क्वेश्चन। रुकनुद्दीन, शाहद्दीन, रशीद और कासिम किस चित्रकला शैली से संबंधित हैं? किशनगढ़, बीकानेर, जोधपुर और आमेर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीकानेर से। आप एक याद रखना, जो भी मुस्लिम चित्रकार दे उनका लगभग का है वो बीकानेरी होता है। जैसे हमने अभी पीछे बात की थी अली रजा हसन, अली रजा हसन, और इसमें रुकनुद्दीन आ गए, शाहद्दीन आ गए, रशीद आ गए, कासिम आ गए। तो इनका संबंध है वो बीकानेर शैली से संबंधित है। आगे बढ़े, अपना अगला क्वेश्चन। गोपाल, उदय, हुक्मा जीवन चित्रकला के किस शैली से संबंधित थे? आमेर जयपुर की, बीकानेर की, जोधपुर की और मेवाड़ की। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आमेर जयपुर की। आमेर जयपुर की जो चित्रकला शैली है उससे संबंधित थे गोपाल, उदय, हुक्मा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन। मोहम्मद शाह और साहिब राम किस राजस्थानी चित्रकला शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे? जयपुर, बूंदी, अलवर और उदयपुर। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, जयपुर से संबंधित थे मोहम्मद शाह और साहिब राम। तो जो भी इम्पोर्टेंट जो चित्रशैली से संबंधित आपके चित्रकार थे वो मैंने आपको ज़रूर बताए हैं, क्योंकि इनसे है वो काफ़ी बार एग्जाम में बार बार ये रिपीट होते हैं। तो एटलीस्ट जो मैंने आपको लिखवाए हैं क्वेश्चंस में वो तो आपको याद करके ही जाने हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। ये मैंने आपको 45 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 टॉपिक के करवाए। इन 3 टॉपिक में से इन क्वेश्चनों में से बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा, तो आप अच्छे से इनको जरूर रिवाइज कर लेना। तभी मैं बोलती हूँ कि जो भी हमने 7 टेस्ट कर लिए हैं आज तक, उन टेस्ट का बार बार आप रिवीजन करते रहना। आप
क्लास देखने में आपको टाइम लगे तो कोई ना, आप पीछे की जो है एक बार क्लास देख लेते तो हमें समझ आ जाता है, तो पीछे की PDF से है वो आप इनका रिवीजन कर सकते हैं। तो आप कमेंट करके बताना कि आपको क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना और लाइक करना। चलिए मिलते हैं हम हमारे अगले टेस्ट में। अगले जो हमारे टेस्ट होंगे वो मैं आर्थिक समीक्षा से रिलेटेड है आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। तो आर्थिक समीक्षा और उसके साथ साथ है आपके इंडियन पॉलिटी और राजस्थान के टॉपिक, क्योंकि आर्थिक समीक्षा और बजट से उससे भी 10-12 क्वेश्चन हैं वो बनते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।